गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शैलभूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज ये 10th क्लास का भारतीय भवन से जो कि पार्ट सेकेंड है, केमिस्ट्री है, जो आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अम्ल भस्म और लवण, यानी एसिड बेस एंड साल्ट, जो कि मैं इसे 2 लेक्चर में बनाने का प्रयास करूँगा। 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाना चाहिए। यदि आप मेरे दोनों वीडियो को देख लेते हैं शुरू से अंत तक सावधानीपूर्वक, तो इतना ज़रूर समझ जाइए कि आप किसी दूसरे को पढ़ाकर ज़रूर आ सकते हैं। ठीक, केवल आपको शुरू से अंत तक मेरे वीडियो में बने रहना है और सावधानी से इसको देखना है और भारतीय भवन की बुक फ्लो करना है। ठीक, क्योंकि इस बुक में जो है बहुत डिटेल से समझाया गया है। इसको अगर बारीकी से हम लोग देख देते हैं तो किसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव छूटने नहीं जा रहा है। ये जो है बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या राजस्थान बोर्ड हो, किसी बोर्ड के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार बोर्ड के लिए ही है, क्योंकि हर एक बोर्ड में ही इस टॉपिक का चर्चा होता है और सेम ही बात है। यदि हम लोग पढ़ते हैं अच्छा से तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और साथ ही साथ ये हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है इससे। ठीक, वो भी पर्सन भी देख सकते हैं। और मेरा चैनल पे बहुत से सारे मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो पड़ा हुआ, लगभग 42 पार्ट मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का भी डाला हूँ, 15 पार्ट मैं डाल चुका हूँ मेडिवल हिस्ट्री का, और साथ ही साथ बहुत से सारे मैथ का भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो सीरीज जो होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये टॉपिक जो है हम लोग अम्ल, भस्म तथा लवण है। तो सबसे पहले हम लोग जाने जे अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल जो है एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है एसिडस। क्या नाम है? एसिडस। जो एसिड जो शब्द जो है, जो इसका उत्पत्ति एसिडस लैटिन शब्द है, इससे होता है, जिसका अर्थ होता है कथी? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। यानी इसका अम्ल का जो स्वाद होता है, स्वाद कैसा होता है? ये नेचर में इसका खट्टा होता है और ये हाइड्रोजन से, ये किसी भी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन? अम्ल किसी भी धातु से अभिक्रिया जब करेगा तो क्या करता है? ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगला है लवण। लवण यदि अम्ल का अभिक्रिया क्या किया जाता है, लवण से अगर करा दिया जाता है तो क्या बना देता है? सॉरी, भस्म हम लोग जाने पहले। भस्म, यदि किसी भी अम्ल का अभिक्रिया भस्म से करा देते हैं तो क्या बना देता है? लवण बना देता है और प्लस में जल दे देता है। तो ये बात हम लोग जान गए कि अम्ल का अगर अभिक्रिया भस्म से करा दिया जाता है तो क्या बना देता है? ये लवण बना देता है, साथ ही साथ जल बना देता है। दूसरा बात यह है, इसका जो स्वाद होता है, यानी भस्म का कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा। नीम के पत्ता वगैरह आप लोग खाए होंगे, उसका स्वाद आप लोग जरूर चखे होंगे, बस वैसा ही ये कड़वा लगता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत पुराने, बिना एक्सपेरिमेंट्स का, उतना उस समय
इंस्ट्रूमेंट का व्यवस्था नहीं था, जिस तरह इसके नेचर के हिसाब से बता दिया गया। जहाँ इसका स्वाद कैसा होता है, स्वाद खट्टा होता है, और इसका स्वाद कैसा होता है, भस्म का कड़वा होता है। ठीक है, लेकिन एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम है आरहेनियस। ठीक है, आरहेनियस साहब ने अपना अम्ल और भस्म के प्रति अलग अलग मत दिए। ठीक, अलग अलग मत देने का मतलब क्या हुआ कि पहले फर्स्ट में अम्ल के बारे में चर्चा किए। ठीक, अम्ल के बारे में चर्चा किए तो बताए कि कोई भी अम्ल जो है, कोई अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है। कोई भी अम्ल जल में घुलने के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जैसे HCl ले लें, नहीं, इसको जल में घुलाया जाए तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन अब प्लस क्या दे देगा, Cl आयन देगा। ठीक ठीक, तो ये कौन बताए, आरहेनियस साहब बताए कि अम्ल वह पदार्थ है जो किसी भी जल में घुलने के बाद वो हाइड्रोजन आयन देता है। ये आकर यहाँ पर कंप्लीट रूप से अम्ल का परिभाषा दिए। ठीक, अब देखिए भस्म के बारे में क्या बताया। भस्म के बारे में बोले कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्या देता है, जो जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जैसे NaOH है, इसको जल में जब घुलाया जाता है तो Na प्लस OH ऋण आयन। ठीक, ये जो है किसका परिभाषा दिया आरहेनियस साहब ने कि भस्म वह पदार्थ है जो किसी जल में घुलता है तो घुलने के बाद में क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक, तो इतना ज़रूर बात हम लोग को याद रखना है कि कोई भी अगर यौगिक है उसमें अगर हम लोग को दिखाई दे दे H, क्या दे दे, केवल H, तो समझ जाएंगे क्या है, ये अम्ल है। क्या है, अम्ल है। और किसी भी रासायनिक यौगिक में अगर दिखाई दे दे OH, यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी है, तो हम लोग देखते ही समझ जाएंगे क्या है, ये भस्म है। ठीक, तो इतना बात मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक, अगला बात क्या है, जल में एक फैक्ट है कि जल में, ठीक, जल में अगर विलेय भस्म को, जल में विलेय भस्म को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो भस्म जल में घुल जाता है उसको क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षार। ये जो क्षार जो है भस्म का ही का है एक प्रकार है। तो जो भस्म अगर जल में घुल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला एक टॉपिक आता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्या होता है। ठीक, जब अम्ल और भस्म जब
अम्ल में या भस्म से जब अभिक्रिया जो कराया जाता है तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। वो पदार्थ क्या होता है, न्यूट्रल हो जाए, उसी का कहते हैं उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे NaOH का अगर अभिक्रिया हम कराते हैं अम्ल से NaCl से, तो क्या बना देता है, NaCl प्लस H2O देता है। ये रहा हम लोग का अम्ल, ये रहा ये भस्म। इसका आपस में जब अभिक्रिया कराया तो हमको क्या दिया, लवण दिया, प्लस साथ ही साथ हम लोग का हुआ जल दिया। तो यही हम लोग का होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण कहलाता है। ठीक, जो कि इस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं ये उदासीनीकरण क्या होता है। ठीक, अगला जो है हम लोग का अम्ल और भस्म का गुण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अम्ल और भस्म का क्या क्या अपना अपना अलग अलग गुण होता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले अम्ल तथा भस्म है। अम्ल तथा भस्म के गुण हम लोग जाने। ये जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। कौन, अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। पहला बात, जैसे जो चीज़ अगर खट्टा है तो समझिए क्या है वो, उसमें अम्ल की मात्रा है। उसमें अम्ल का मतलब है, जिसमें अगर खटाई है तो क्या है, अम्ल है। अब ये जैसे, अब ये अम्ल जो होता है कई प्रकार के होता है। जैसे बहुत से सारे अम्ल है, जिसको सिट्रिक अम्ल बोलते हैं, मैलिक अम्ल बोलते हैं, टार्टिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो बहुत ऐसे पदार्थ है जिसका अलग अलग अपना अम्लीयता रहता है। जैसे संतरा ले लें, क्या ले लें, संतरा। संतरा में जो होता है सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। सेब है, उसमें मैलिक अम्ल होता है। उसके बाद इमली जो होता है टार्टरिक अम्ल होता है। सिरका जो है उसमें एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। दही जो है इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। टमाटर जो है इसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अमाशय रस जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चाय जो है इसमें टैनिक अम्ल होता है। विटामिन सी जो होता है इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है।
लाल चींटी, इसमें होता है फार्मिक अम्ल। एक कुछ अम्ल है जो कि जो बार बार एग्जाम में हम लोगों से ये पूछ दिया जाता है डायरेक्ट, जे किस में, किस पदार्थ में कौन से अम्ल की मात्रा रहता है। जैसे एक बार और रिमाइंड करा दे, संतरा जो होता है उसमें सिट्रिक अम्ल रहता है, सेब जो है मैलिक अम्ल, इमली टार्टिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, अमाशय रस अमाशय रस, टमाटर जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर जो होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाय जो होता है टैनिक अम्ल, विटामिन सी जो होता है उसमें स्कॉर्बिक अम्ल, लाल जो चींटी होती है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है ये अम्लों का नाम है और कौन से पदार्थ में ये पाया जाता है ये हम लोग को पता होना चाहिए। यदि ये पता नहीं रहता है तो समझिए ये इससे ज़रूर एक आध नंबर हम लोग को छूट सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि इसमें से ज़रूर पूछ दिया जाता है। ठीक, उसके बाद से हम लोग का आता है अम्ल का अगला जो है, कुछ ऐसे अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, विषैले होते हैं। क्या होते हैं, विषैले होते हैं, विस्फोटक भी होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे अम्ल है जिसको अगर हम लोग खा लेते हैं तो हम लोग क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो क्या करते हैं, विस्फोट भी करता है। ठीक, अगला जो है कुछ ऐसे अम्ल जो होता है, अम्ल और भस्म, जो क्या करता है, किसी रंजक के रंग परिवर्तन कर देता है। ठीक है, रंजक के क्या करता है, रंग परिवर्तन कर देता है। ठीक है, कुछ ऐसे अम्ल तथा भस्म होते हैं। तो कौन कौन से, कुछ इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि जिसको भी हम लोग जान लें, इसका भी स्क्रीनशॉट मार कर आप लोग रख सकते हैं। कुछ ऐसे सूचक है जिसको बोलते हैं लिटमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर सूचक, क्या है, सूचक। अम्ल, लवण, जैसे हो गया लिटमस, ये हो गया लाल, ये हो गया नीला। ठीक, मेथिल ऑरेंज, ये हो गया रंगहीन, ये हो गया, सॉरी लाल हो गया, ये भी लाल और पीला। फिनोल्फथैलीन, ये जो हो गया रंगहीन गुलाबी। हल्दी पीला, लाल, भूरा। चुकंदर लाल बैंगनी, पीला, लाल गोभी का
पत्ता, लाल, बैगनी, हरा। ये जो कुछ मुख्य ये सूचक का नाम है। एक लिटमस हम लोग का सूचक है, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी का पत्ता। जैसे हम लोग ले ले लिटमस का, अगर लिटमस एक पेपर है, क्या है, एक पेपर है। अगर 2 ठो कोई जलीय विलयन है तो उसमें मान लीजिए किसी में अम्ल भरा हुआ है, 2 ठो बर्तन में जलीय विलयन है, उसमें क्या है, एक ठो में अम्ल भरा हुआ है, एक ठो में भस्म भरा हुआ है। और ये हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि इसमें अम्ल है कि भस्म है। मान लीजिए कोई एक ही बर्तन है, इसमें पता करना है कि अम्ल है कि भस्म है कि इसमें सादा पानी है। तो कैसे हम लोग पता करेंगे? अगर इसमें इस लिटमस पेपर को अगर हम लोग डालते हैं तो लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अपना स्वाभाविक रंग को छोड़कर लाल हो जाता है, तो समझ जाएंगे कैसा इसमें अम्ल का जलीय विलयन है। अगर वहीं लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, तो समझ जाएंगे क्या है, लवण है। क्या है, लवण है। अगर नहीं नीला होता है नहीं लाल होता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि नहीं इसमें लवण है, नहीं इसमें क्या है, अम्ल है। इसका मतलब ये क्या है, सादा पानी है। इसको आराम से आदमी पी सकता है। नहीं तो डायरेक्ट अगर पानी जैसे कोई चीज़ रखा हुआ है, आदमी पी लिया, पता है ये अम्ल है। क्या है, अम्ल है। तभी बोले हैं ये अम्ल जो होता है, क्या होता है, विषैला भी होता है और तीव्रनाशक ही, खतरनाक भी होता है। विस्फोट के साथ में ये अपना प्रक्रिया भी करता है। ठीक, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत से सारे सब सूचक के नाम हैं। ठीक है, तो किस सूचक को अम्ल में डालने पर कैसा रंग होता है, यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अम्ल है तो ये सब रंग बदलेगा, और लवण है तो ये सब। ठीक, समझे ना। जैसे मान लो हल्दी है, हल्दी जो है अगर कोई अम्लीय घोल है, अगर हल्दी को डालते हैं तो कैसा, पीला हो गया तो समझ जाएंगे अम्ल है। अगर लाल हो कैसा समझाएंगे, भूरा है। लाल गोभी का पत्ता जो है अगर लाल बैंगनी हो गया तो समझ जाएंगे जो अम्ल है, और हरा हो गया तो कैसा हो गया, ये लवण है। तो ये सब क्या है, सूचक है। इसमें से भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में पूछ दिया जाता है, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ दिया जाता है। ये कौन सा किसी सूचक का नाम दे देगा और पूछ देगा ये भाई अम्ल में डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, लवण में डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट मार कर रख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगला हम लोग को अम्ल और भस्म के गुण जानना है। इसको जानने के हम लोग प्रयास करें कि अगला गुण इसका क्या होता है। ठीक, अगला गुण यही है कि अम्ल तथा भस्म के साथ अगर किसी भी धातु का अभिक्रिया जब कराया जाता है तो ये क्या देता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्या देता है, जैसे जिंक को हम अभिक्रिया करा देते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो बना देता है जिंक सल्फाइड, और प्लस में हाइड्रोजन गैस ये क्या करता है, मुक्त करता है। किसमें, यदि किसी भी अम्ल या भस्म के अभिक्रिया किससे करा देते हैं, किसी अम्ल के अभिक्रिया कराइए तो, या किसी भस्म के अभिक्रिया किससे, धातु से, किसी भी धातु से। ये क्या हम लोग का अम्ल है, क्या क्या चीज़ है, अम्ल है। इसलिए जब भस्म भी रहता तभी भी हम लोग का देता हाइड्रोजन गैस मुक्त करता। तो याद रखना है अम्ल और भस्म से अभिक्रिया किसी धातु से कराया जाता है तो हम लोग को क्या देता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं
कि जिंक का हम अभिक्रिया कराए हैं क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो हम लोग को जिंक सल्फाइड प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ है। ठीक है, ये जो है ये किस पर डिपेंड करता है, एक इस आप लोग को पिछला चैप्टर में एकल विस्थापन अभिक्रिया हम आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। इसमें क्या होता है, कम क्रियाशील धातु, ज़्यादा क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के क्या करता है, विस्थापित कर लेता है। ठीक, जो कि ये कुछ क्रियाशीलता श्रेणी है उसको हम लोग जानने के प्रयास करें। जैसे हो गया पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद से एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम जिंक हो गया, ठीक, लोहा हो गया, टीन हो गया, शीशा हो गया, ठीक, उसके बाद से हाइड्रोजन हो गया, ठीक, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक, तो देखिए ये है क्रियाशीलता श्रेणी। ये जैसे जैसे क्या है, ये जैसे जैसे हाइड्रोजन से ऊपर हम लोग पहुँचते हैं वैसे वैसे इसका क्रियाशीलता इस धातु का क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन से ऊपर हम लोग पहुँच जाते हैं वैसे वैसे धातु का क्रियाशीलता क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी हम लोग को ये पता चल गया ये धातु में सबसे क्रियाशील कोई धातु है तो क्या है, पोटेशियम है। क्या है, पोटेशियम है। ठीक, इसके नीचे जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे क्रियाशीलता क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। ये सब धातु है, अपने से कम धातु से अभिक्रिया जैसे करेगा तो उसको क्या करता है, विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो कोई भी धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं को अगर विस्थापित करता है तो किस पर डिपेंड करता है, उसके क्रियाशीलता पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, उसके क्रिया। तो ये क्रियाशीलता श्रेणी है, आप इस सीरीज से भी याद कर सकते हैं। जो किसके बाद जैसे पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, फेरस हो गया, ठीक है, ये टीन हो गया, प्लम्बम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, ये हाइड्रार्जायरम हो गया, ऑरम हो गया, आर्जेंटम हो गया। ये सब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा जो किसके बाद से कौन सा धातु क्रियाशीलता श्रेणी में आता है और सबसे क्रियाशील कौन से धातु है, सबसे कम क्रियाशील कौन से धातु है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला जो है हम लोग का क्या है कि कोई भी धातु है वो कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो जैसे जिंक को कैल्शियम कार्बोनेट से अगर हम अभिक्रिया कराते हैं, किससे, किसी अम्ल से, जैसे मान लो SO4, तो हम लोग को जिंक सल्फाइड प्लस जल और प्लस CO2, तो कोई क्या है, धातु, ये क्या है, जिंक क्या है, धातु है, ये क्या है, कार्बोनेट है। कोई कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, ठीक है, कोई कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट है। बस बाइकार्बोनेट में क्या होता है, HCO3 हो जाता है। क्या हो जाता है, कोई भी अगर इसके जगह पर ये भी रहता है ना तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस मुक्त होता। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस मुक्त होता। किसी भी धातु को कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को के साथ
किसी अम्ल का अभिक्रिया जब कराते हैं तो हम लोग को जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये मुक्त होता है, जल हम लोग को प्राप्त हो जाता है, ये जिंक सल्फाइड भी प्राप्त होता है, ठीक है, उत्पाद के रूप में। तो याद रखना है जो किसी भी धातु को कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का अभिक्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया है। अगला है अम्ल भस्म की अभिक्रिया। क्या है? अम्ल भस्म के अभिक्रिया। तो अम्ल भस्म के अभिक्रिया से मतलब क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं जो NaOH को अगर अभिक्रिया हम करा रहे हैं HCl से तो बना देता है NaCl प्लस H2O। क्या बना देता है? जैसे NH सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया हम कराते हैं, जो कि हम लोग क्या देता है, नमक दे देता है। क्या देता है? ये जो है हम लोग क्या है, ये भस्म है, ये जो है क्या है, अम्ल है। तो अम्ल को भस्म से जैसे अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो क्या देता है, जो प्रोडक्ट के रूप में हम लोग प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, ये लवण कहलाता है। क्या कहता है? लवण। लवण भी प्राप्त हो, साथ ही साथ जल भी प्राप्त होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में गया कि अम्ल और भस्म के साथ में अभिक्रिया कराने पर क्या क्या प्राप्त होता है, ठीक। अगला हम लोग का है धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। धातु की ऑक्साइड, धातु की ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 से तो ये हम लोग को क्या प्राप्त होता है, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है। क्यूप्रिक ऑक्साइड को एक कॉपर क्या है, धातु है, ऑक्सीजन क्या है, वो क्या है, ऑक्साइड है। तो ये क्या हो गया, धातु की ऑक्साइड हो, इसको इस टोटल क्या बोलेंगे, धातु की ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन ऑक्साइड कहलाएगा, जो कि ये कॉपर है, क्या है, धातु है। तो इसका अभिक्रिया किसी अम्ल से कराते हैं। किससे कराते हैं? किसी अम्ल से कराते हैं तो हम लोग क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है, ठीक। तो आप लोग को याद रखना है कि धातु को अभिक्रिया, धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से कराने पर क्या होता है, हम लोग को जल प्राप्त होता है, ठीक। अगला है हम लोग को अधातु के। अगर अधातु के ऑक्साइड से, ये धातु के जगह पर क्या रहता, अधातु रहता। क्या रहता? और धातु के ऑक्साइड से अगर अभिक्रिया करने के कहता, क्या कहता, ध के जगह पर ध के आगे और लगा दीजिए, और धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया क्या हो गया, जैसे HCl प्लस क्या है, H2O का अभिक्रिया जैसे हम लोग कराते हैं तो ये क्या होता था, H3O प्लस Cl, ठीक। ये जो है
ए जैसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सॉरी HCl जो है हाइड्रोजन का ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, क्लोरीन है। ठीक, अगर इसका अभिक्रिया हम अधातु के ऑक्साइड की भस्म से अभिक्रिया है ना, है तो यहाँ पर भस्म लिखना पड़ेगा, भस्म से अभिक्रिया। तो ये क्या है, हम लोग का भस्म है, क्या है, HCl जो है ये क्या है, हम लोग का भस्म है, क्या है, HCl हम लोग का भस्म है। ये हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, ये ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्साइड कहलाएगा। तो किसी भी भस्म से, ठीक है, ये अधातु ऑक्साइड के किसी भस्म से अभिक्रिया होता है तो क्या बना देता है, हम लोग को प्राप्त होता है क्लोरीन आयन होता है, क्या देता है, क्लोरीन आयन। और साथ ही साथ बहुत से सारे ऊष्मा हम लोग को प्राप्त होता है, क्लोरीन आयन के साथ साथ बहुत से सारे ऊष्मा प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का प्राप्त हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग को बार बार हाइड्रोनियम आयन, जैसे हम लोग किसी भी धातु को ऑक्साइड से किसी भी धातु के ऑक्साइड की भस्म से अभिक्रिया जब कराएंगे तो हम लोग को हाइड्रोनियम आयन अब प्लस यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, क्लोरीन आयन प्राप्त हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अधातु के ऑक्साइड भी समझ में आ गया होगा। और ख़ास बात यह है कि जो तेजाब का जो फार्मूला है, जैसे H2SO4, क्या है, H2SO4, इसको बोलते हैं सांद्र H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में कभी ना डालना चाहिए। जैसे जल पहले से पड़ा हुआ है, अगर उसमें ऊपर से हम छोड़ रहे हैं ये सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को छोड़ रहे हैं तो काफ़ी खतरनाक होता है, बम से ही क्या होता है, विस्फोट कर जाता है, आदमी उसमें जल सकता है। ठीक, तो इसको डायरेक्ट जल में कभी नहीं डालना चाहिए H2SO4 में, क्योंकि बहुत काफ़ी खतरनाक होता है। इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि हड्डी को भी गला सकता है। अगर मिट्टी में अगर इसको डाला जाए तो मिट्टी में छेद कर सकता है, इतना ज़्यादा ताकतवर होता है। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट जल में नहीं डालना चाहिए। यदि जल हो तो उसमें इसको थोड़ा थोड़ा करके इस सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसमें डाल सकते हैं, खतरा नहीं करेगा। लेकिन अगर जल में इसको डायरेक्ट इसको डालते हैं तो समझिए ये खतरा कर देता है। ठीक, इतना आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब अगला है हम लोग का क्या, अम्ल तथा भस्म की शक्ति, क्या है, अम्ल तथा भस्म के शक्ति। तो पहले हम लोग जान लें जे अम्ल के शक्ति क्या होता है ना। अगर अम्ल के शक्ति, अम्ल के जलीय विलयन में क्या है, ये अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल द्वारा अगर ये पहले एक होता है क्या, प्रबल अम्ल, क्या है, एक होता है पहले इसको जाने, प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। यदि
किसी जलीय विलयन में अम्ल पूर्णतः घुलकर, क्या कर किसी जलीय विलयन में अम्ल पूर्णतः घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। तो हम लोग समझेंगे कौन अम्ल है? परबल अम्ल है। यदि किसी जलीय विलयन में अम्ल पूर्णतः घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, तो हम लोग क्या समझेंगे? परबल अम्ल है। अगर किसी भी जलीय विलयन में अगर कोई अम्ल आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, तो हम लोग समझेंगे कथी है? ये दुर्बल अम्ल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि परबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। फिर से एक बार और समझिए कि अगर जल में अम्ल पूर्णतः घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है तो क्या समझेंगे? परबल अम्ल। अगर वही अम्ल किसी जल में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है तो हम लोग क्या समझेंगे? दुर्बल अम्ल समझेंगे। ठीक है। अब एक आता है, एक होता है सांद्र, सांद्र तथा तनु अम्ल। क्या है? तनु अम्ल। तो सांद्र तनु अम्ल के मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए दो बर्तन है। क्या है? दो बर्तन है। इसमें क्या हुआ है? एक घोल है अम्ल का, एक बर्तन है, इसमें क्या है? इसमें भी अम्ल का घोल है। यदि इसमें अम्लीयता ज़्यादा है, यह ज़्यादा, यह कम, इसमें अम्लीयता ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे सांद्र अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सांद्र अम्ल। और इसमें अम्लीयता कम है तो क्या बोलेंगे? तनु अम्ल बोलेंगे। जैसे किसी गिलास, एक गिलास में जो है 50 ग्राम चीनी घुला हुआ है, एक गिलास है जिसमें 10 ग्राम चीनी घुला हुआ है ना। तो चीनी की मात्रा किसमें ज़्यादा? पानी के क्वांटिटी वही है। मान लीजिए 500 ml में 50 ग्राम चीनी घुला हुआ है। अब 500 ml में कितना ना 10 ग्राम चीनी घुला हुआ, तो किसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है? 50 वाला में। यानी इसमें ज़्यादा है तो ये क्या कहलाएगा? सांद्र कहलाएगा। इसमें कम है तो क्या कहलाएगा? ये तनु कहलाएगा। तो उसी तरह ये दो घोलों के बीच में इसको चेक किया जाता है। तो जिसमें अम्लीयता ज़्यादा तो सांद्र अम्ल, जिसमें अम्लीयता कम तो क्या कहलाता है? तनु अम्ल कहलाता है। तो सांद्र अम्ल और तनु अम्ल आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। जैसे हम H2S, बार बार वो कहाँ आ जा रहा है? H2SO4, ये सांद्र अम्ल हो गया। क्या हो गया? सांद्र अम्ल हो गया। ये जो है HCl, ये क्या हो गया? ये तनु अम्ल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होता है आप लोग अच्छा से समझ में गए होंगे। अगला है, ये तो हम लोग पढ़ लिए किसका? शक्ति के बारे में, अम्ल के शक्ति के बारे में पढ़ लिए ना। अब हम लोग इसी लगे हाथे हम लोग समझ लें जो भस्म के शक्ति क्या होता है। अब देखिए भस्म वे पदार्थ है जो किसी जलीय विलयन में, यदि किसी जलीय विलयन में पूर्णतः घुल के, अगर भस्म किसी जलीय विलयन में पूर्णतः घुल के क्या हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है पूर्णतः घुल कर, तो क्या कहलाता है? प्रबल क्या कहलाएगा? प्रबल भस्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रबल भस्म। अगर आंशिक रूप से घुलकर अगर यही हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो क्या कहलाएगा? ये दुर्बल भस्म कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म क्या होता है। अगर किसी जलीय विलयन में कोई भस्म अगर पूर्णतः घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो प्रबल अम्ल, अगर आंशिक रूप से घुलकर किसी जलीय विलयन में
हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो क्या कहलाता है? दुर्बल भस्म कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म क्या होता है। ठीक, अब देखिए अभी तक हम लोग चर्चा करते आ गए अम्ल और भस्म, ठीक, और लवण। तो इसको चेक करने के लिए एक स्केल आता है। क्या आता है? एक स्केल आता है। जैसे एक मान लीजिए ये स्केल हो गया, तो 0 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया ना। तो 0 से शुरू हुआ, 1 हुआ, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। ठीक, तो अगर किसी भी पदार्थ का पीएच यानी पीएच मान, पीएच का है तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, किसका फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जिसका पीएच मान अगर 7 से कम है, क्या है? 7 से कम है, तो समझ जाने की ज़रूरत है कि ये क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। ठीक, 7 है तो क्या कहलाएगा? ये लवण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लवण। और 7 से अगर ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा? ये भस्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भस्म। तो देखिए एक बार और समझिए, अगर किसी भी अम्ल का मान, किसी भी पदार्थ का पीएच मान यदि हम लोग इस स्केल से नापते हैं, नापने के बाद से अगर पीएच मान अगर 7 से कम है तो समझेंगे अम्ल है, 7 है तो क्या है? लवण है, 7 से ज़्यादा है तो क्या है? ये भस्म है। क्या है? ये भस्म है। अब देखिए खास बात यह है कि किसी भी पदार्थ के अगर पीएच मान जितना ही कम होगा वो समझ लीजिए उतना ही ज़्यादा अम्लीय है। अगर किसी पदार्थ के पीएच मान 6 है, किसी के पदार्थ के पीएच मान 5 है, तो 5 है तो ज़्यादा अम्लीय है। क्या है? ज़्यादा अम्लीय है, इतना ध्यान रखना है। अगर किसी पदार्थ के अम्लीय पीएच मान 5 है और किसी पदार्थ के पीएच मान क्या है? 1 है, तो इसके कंपैरिजन में कम है, यानी कम है तो इसका पीएच मान कम है, तो समझिए ज़्यादा अम्लीय है। क्या है? ज़्यादा अम्लीय है। लेकिन यहाँ पर इधर भस्म और हम लोग चलेंगे तो भस्म में अंक बढ़ा तो समझिए जिसका पीएच मान बढ़ा तो क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा भास्मिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ज़्यादा भास्मिक कहलाएगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये पीएच स्केल क्या होता है। ये पीएच स्केल जो होता है किसी अम्ल, लवण और भस्म को माप करने यानी मेजरमेंट करने का काम आता है। ठीक, अब देखिए अब जो है हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है? हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो पीएच का महत्व में पहला महत्व का आ जाता है हम लोग को पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। अब पाचन तंत्र में पीएच का महत्व का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है जी हम लोग को आमाशय जो होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। क्या रहता है? HCl रहता है, जिसका पीएच मान 1 के आसपास में रहता है। कितना रहता है? 1 के आसपास में रहता है। यदि 1 के आसपास में है, 1 के आसपास में है तो समझ लीजिए ठीक है। अगर इससे यदि
कम होने का प्रयास हुआ तो समझ जाएंगे कि हम लोग का पीएच मान गड़बड़ यानी अम्लीयता का हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, यानी अम्लीयता जब बढ़ जाता है तो कब बढ़ जाता है, जब हम लोग भोजन जितने ज़्यादा हम लोग करेंगे तो उतना ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज़्यादा रिसाव होता है। तो ज़्यादा भोजन करेंगे तो हम लोग आमाशय के अंदर यानी पेट के अंदर हम लोग का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा उत्पन्न। ठीक, जो कि ये क्या करेगा, एक गैस का निर्माण करेगा। अब इसका एक उपाय है, ठीक, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसको, ये तो है हम लोग किस नेचर का, अम्ल के नेचर का होता है। कैसा होता है, अम्ल के नेचर के। अब इसको ये किसी भाषमिक नेचर के चीज़ कोई खाते हैं हम लोग, तब ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाता है। तो उसको लिए हम लोग क्या खाद लेते हैं, एक आता है इनो, क्या बोलते हैं, इनो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनो, जिसको जो किस नेचर का होता है, ये भाषमिक नेचर का होता है। हम लोग के पेट में ऑलरेडी अम्ल बना हुआ है और ये भाषमिक चीज़ क्या है, इनो है। इसको खाते हैं तो हम लोग का क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। इनो का जो कि फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसको पढ़ते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या पढ़ते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे इसको हम लोग खाते हैं तो क्या हो जाता है, हम लोग का पेट के जो अम्लीयता है क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक, अगला देखिए, अगला है पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। क्या है, पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। ठीक, जो हमारा जो मुंह जोन होता है उसका पीएच मान लगभग में 5.5 होता है। कितना होता है, 5.5। यदि इतना इसके आसपास में है तो समझिए दांत पर किसी प्रकार के प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इससे अगर कम हो गया, क्या होगा, इससे अगर पीएच मान अगर कम हो गया तो समझ जाइए ये वो दांत क्या हो जाएगा, क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाएगा। वो कब होता है, जब हम लोग कोई सरका चीज़, बिस्किट, चॉकलेट वगैरह खाते हैं, मिठाई वगैरह खाते हैं, अच्छा से मुँह नहीं धोते हैं, तो वो क्या करता है, वो अम्ल का रूप धीरे धीरे लेना शुरू कर देता है। अब एक लेयर बन जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, और वो जब उस पर वो बाहरी ऑक्सीजन पाकर वो क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है, और करके जो दांत जो होता है हम लोग का बाहरी जो लेयर जो होता है उसका क्या करता है, धीरे धीरे क्षतिग्रस्त करना शुरू करता है, डैमेज करना शुरू कर देता है, जो कि ये सड़ा देता है, कीड़ा भी पड़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खोड़ीला अपने भाषा में बोलते हैं, काला काला हो जाता है। आने वाले समय में वो ज़्यादा ध्यान अगर हम लोग नहीं देते हैं तो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो समय समय से हम लोग अपना मुंह का भी पीएच मान चेक कराते रहना चाहिए, दांत साफ कराते रहना चाहिए, ताकि हम लोग दांत साफ रहे उसको। अब देखिए, इसको जब हम लोग जैसे हम लोग ब्रश करते हैं तो ब्रश जो होता है ये तो है अम्ल, तो जो ब्रश होता है जो उसमें पेस्ट रहता है उसमें रहता है, क्या रहता है, भस्म रहता है। क्या रहता है, भस्म। क्या रहता है, भस्म, जो कि हम लोग को दांतों के अम्लीयता को क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है। ठीक, जो पेस्ट में रहता है। या नींबू के यदि हम दत्वन करते हैं, नींबू का जो टहनी होता है उसका भी दत्वन करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, भस्म की मात्रा रहता है। तो अम्ल जो हमारे मुंह में बन रहा है वो जैसे वो भस्म जाएगा तो क्या करेगा, उसको न्यूट्रल कर देगा, और हमारा दांत क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ठीक, अगला है थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल का उत्पत्ति। जैसे हम लोग ज़्यादा काम कर देते हैं, मान ले कभी आदमी जिम नहीं किया और गया जिम खाना में पहले और उठा के एक के दिन खूब ज़्यादा से
आदमी जिम कर दिया। अब क्या होता है जो हम लोग को मांसपेशिया में क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो घटना हुआ रहता है, वर्क जो हम लोग को हुआ रहता है, वो अवायवीय यानी वायु के अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन के, सीधा सीधा कहिए ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हुआ रहता है। जो कि कोई भी घटना अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम लोग को शरीर के अंदर अगर होता है तो उसमें एक अम्ल का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। जैसे हम लोग वायु के अनुपस्थिति में जब हम लोग काम करेंगे तो उस अम्ल का स्राव हम लोग को मांसपेशियों में होता है, ठीक। और आने वाले समय में क्या होता है, दर्द के कारण बन जाता है, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे जो हम लोग का शरीर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुदारी नहीं चलाया है, कोई व्यक्ति किसी फील्ड के 4 राउंड मारा नहीं है, अब पहले ही दिन गया 4 राउंड मार दिया, और 4 राउंड मारेगा, उसके बाद से उस समय तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ देर के बाद से उसको दर्द के महसूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो वर्क वो कर रहा था, दौड़ रहा था, उस समय वो वायु के अनुपस्थिति में वो काम कर रहा था, ठीक। उसके अभाव में कर रहा था। अगर उसको कंप्लीट रूप से अगर वो उसको ऑक्सीजन अगर मिला होता तो लैक्टिक एसिड नहीं बनता, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लैक्टिक एसिड क्यों बनता है, यानी वायु के अभाव में, यानी ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जो कि दर्द के कारण बन जाता है, ठीक। अगला है अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बे को दूर करना, ठीक। जो कॉपर के बर्तन जो होते हैं उस पर एक भास्मिक कॉपर ऑक्साइड आ जाता है। क्या आता है? कॉपर का जो बर्तन होता है उस पर धब्बा धब्बा से उस पर निशान पड़ जाता है, जिसको बोलते हैं भास्मिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भास्मिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक। उसको भी हम लोग अम्ल का इस्तेमाल करके उस फ्रेश कर सकते हैं। यदि उस पर हम नींबू का रस को अगर निचोड़ कर अगर उसको रब करें तो समझिए जो क्या हो जाएगा, अपने पुराने वो रंग में आ जाएगा, ठीक। अगला है मिट्टी का पीएच। जो मिट्टी का जो पीएच होता है, मिट्टी का पीएच ये 7 के आसपास होना चाहिए। मिट्टी का जो पीएच होता है 7 के आसपास में होना चाहिए। यदि मिट्टी का पीएच अगर 7 के आसपास में है तो समझिए उसमें जो फसल जो होगा वो अच्छा होगा। क्या होगा? उसमें फसल अच्छा होगा। यदि इससे अगर कम है तो समझिए जो उसमें क्या होगा, अम्लीयता बढ़ते जाएगा। यदि अम्लीयता बढ़ेगा तो उसमें जो भी फसल हम लोग रोपेंगे तो फसल अच्छा से नहीं होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग चूना डालते हैं। क्या डालते हैं? चूना डालते हैं, जो कि ये एक ऐसा होता है, ये भास्मिक नेचर का होता है। कैसा होता है? भास्मिक, जो कि ये उसके मिट्टी के अम्लीयता को क्या करता है, समाप्त कर देता है, और वो उसका पीएच मान बैलेंस में ला देता है, और हम लोग का फसल अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मिट्टी का पीएच भी समझ में आ गया होगा, ठीक। अब पीएच का जलीय जीव का प्रभाव, जो पीएच जो होता है जलीय जीव पर प्रभाव, देखिए यदि जल यानी पानी जो होता है उसका जो अगर अम्लीयता अगर बढ़ गया, क्या हो गया, अगर जिस जल का अम्लीयता अगर बढ़ गया तो उस जल में जो भी जीव अगर रहता है तो समझ जाइए क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक। तो पानी का भी अम्लीयता बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है।
तो पानी का भी अम्लीयता अगर बढ़ गया तो जलीय जीव क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका भी अपना क्षमता होगा जो कितना पीएच तक हम क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं। अगर उससे अगर एबव अगर हो गया तब ये क्या हो जाएगा, कोई भी जो भी जलीय मछली हो, मेढक हो, जो भी जल में रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। ठीक, अगला है हम लोग को प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्याख्या। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही होता है कि एक पेड़ आता है जिसका नाम है नेटल। क्या है, नेटल। ये नेटल जो पेड़ होता है, इसके जो पत्ता जो होता है, अगर उस पे वो पत्ता अगर हम लोग शरीर पर अगर सट जाए, शरीर के किसी भी भाग पर सट जाए तो क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, खुजली टाइप के होना शुरू कर देगा। ठीक, ये हम लोग स्किन में जाकर ये हम लोग अम्लीयता को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक, अब इसको कंट्रोल करने के लिए उसी के पास एक डॉग, क्या है, डॉग के पत्ता, एक होता है नेटल के पौधा, एक है डॉग का पौधा। इसका जो पत्ता अगर हम लोग शरीर में सटेगा तो तुरंत खुजली, दर्द के साथ में खुजली स्टार्ट कर देगा। और ख़ास बात यह है कि जहाँ पर ये नेटल का पौधा उगता है उसी के आसपास में डॉग का भी पौधा उगता है। तेरी पहचान है तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, इसके पत्ता को लेंगे और उस जगह पे क्या करें, जिस जगह पर इसका पत्ता लगा रहेगा उस पर क्या करेंगे, रब कर देंगे, क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है ये क्या है, इसमें अम्ल का मात्रा रहता है और इसको ख़त्म करने के लिए कौन आता है, भस्म। कौन आता है, ये भास्मिक नेचर को हो जाएगा। यानी डॉग का जो पत्ता का जो नेचर, रस का जो नेचर होगा कैसा होगा, भास्मिक। और इसका जो पत्ता है जिसके चलते हम लोग को उस शरीर में लगे, जिस शरीर में लगा हुआ उस शरीर में अगर खुजली हो रहा है, दर्द हो रहा है तो यानी अम्लीय इसका क्या है, गुण है। ठीक, तो आप लोग इतना भी समझ गए होंगे जी नेटल और डॉग के बारे में। ठीक, डॉग नहीं डॉग, क्या है, डॉग। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही मैं रखता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। इसके अगले पार्ट में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।